हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग पंचपर्गनिया चैप्टर 8 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग 7 चैप्टर को ऑलरेडी देख चुका है। अगर आप रेगुलर हैं तो आप सभी को पता होगा कि हम लोग एक एक टॉपिक को चैप्टर वाइज देखते हुए चल रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके आने वाले परीक्षा में बने वो आपसे ना छूटे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने वीडियो को देखना शुरू कर चुका है फिर भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इसे जरूर लाइक कर दे। तो चलिए आज के इस चैप्टर को शुरू करते हैं और जानते हैं आज के इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो ये हमारा पंचपर्गनिया का सिलेबस है। लगभग सिलेबस सभी एग्जाम के लिए बराबर रहता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। इससे पहले हम लोगों ने संज्ञा पढ़ा था, सर्वनाम पढ़ा था, विशेषण देख चुका था, क्रिया, वाक्य, काल, समास, इतना दूर हम लोगों ने देख चुका था। आज के चैप्टर में देखेंगे अव्यय, ठीक है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग तीनों ही प्रकार के व्याकरण जिससे आपके आने वाले परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, जैसे कि चंद्रमोहन महतो का व्याकरण, करमचंद आहिर का व्याकरण और परमानंद महतो का व्याकरण, इन तीनों ही व्याकरण से देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बने वो आपसे छूटे ना। अव्यय से संबंधित आपको सटीक से चैप्टर देखने को नहीं मिलता है चंद्रमोहन महतो का और परमानंद महतो के व्याकरण में। करमचंद आहिर के व्याकरण में एक अलग से चैप्टर दिया गया है अव्यय का। तो चलिए उसी से शुरू करते हैं और मैं बता दूंगा कि करमचंद आहिर और परमानंद महतो, चंद्रमोहन महतो, इन सभी के व्याकरण में क्या अंतर है और किस प्रकार से अव्यय आपको पढ़ना है। तो चलिए आज के इस चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं अव्यय को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अव्यय करमचंद आहिर के व्याकरण के अनुसार, क्योंकि उनके व्याकरण में ही अव्यय एक अलग पाठ के रूप में दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं अव्यय काके कोहल जायला या फिर अव्यय किसे कहा जाता है। जे शब्द गिलाक रूप, वचन, पुरुष, काल, लिंग, कारक इत्यादि के अनुसारे कबो नहीं बदलेला से शब्द गिला के अव्यय कहल जाएला। अर्थात कि जो शब्द रूप, वचन, काल या फिर लिंग, पुरुष, इन सब के अनुसार कभी भी नहीं बदलता है उसे हम लोग अव्यय कहते हैं। जैसे कि यहाँ, हुआ, कहाँ, कोबे, हेट, ऊपर, भीतर, आगू, पेछू, आइज, काइल इत्यादि। तो ये शब्द ऐसे शब्द हैं जो कि काल या फिर वचन या फिर लिंग इन सब के अनुसार नहीं बदलता है। तो इन सारे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। अव्यय के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। ये किन के अनुसार हैं? करमचंद आहिर के व्याकरण के अनुसार याद रखेंगे अव्यय के 5 भेद है। और इससे पहले भी मैंने जिक्र किया था, अगर आपके क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का राइटर का नाम नहीं दिया जाता है तो करमचंद आहिर के व्याकरण के अनुसार आप जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पे अव्यय का कितना भेद है? 5 भेद है। कौन कौन सा? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और कारक चिन्ह। ये 5 भेद है अव्यय के करमचंद आहिर के व्याकरण के अनुसार, याद रखेंगे। सबसे पहला देखते हैं क्रिया विशेषण। जे शब्द गिला ले क्रिया के विशेषता माने काम होए, स्थान, दिशा, गति इत्यादि के पता चलेला से गिला के क्रिया विशेषण कहल जाएला। क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है? अर्थात कि क्रिया का विशेषता का हमें पता चलता है, ठीक है। जैसे कि विशेषण क्या बताता है? विशेषण हमें संज्ञा या फिर सर्वनाम का विशेषता बताता है। उसी प्रकार क्रिया विशेषण क्रिया का विशेषता बताता है, जिसमें क्रिया के विशेषता माने काम होए, स्थान, दिशा, गति इत्यादि के पता चलेला से गिला के क्रिया विशेषण कहल जाएला। क्रिया के विशेषता में स्थान या फिर दिशा या फिर गति इन सब का पता चलता है, उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण ही इंपॉर्टेंट है, उदाहरण से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके बनते हैं। रोमनी धीरे धीरे चलेला। रोमनी किस प्रकार चल रही है? धीरे धीरे चल रही है। तो चलेला क्या है? ये क्रिया है और क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? धीरे धीरे। तो ये आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा और ये अव्यय हो जाएगा, क्योंकि ये काल या फिर पुरुष इन सब के अनुसार बदलता नहीं है, बल्कि ये हमेशा से ही धीरे धीरे ही होगा। किसी भी प्रकार का काल हो, किसी भी प्रकार का आपका पुरुष हो, इसे धीरे धीरे ही लिखेंगे, ठीक है। भवानी आटे आटे चलेला। भवानी आटे आटे चलेला। चलेला क्या है? क्रिया है और उसका विशेषता बता रहा है ये शब्द आटे आटे। तो ये आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा और ये क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। बाढ़िनटा खाइट हेंटे आहे, घोर भीतरे पुराना राखबा। ई वाक्य गिरा धीरे धीरे, आटे आटे, हेंटे, भीतरे शब्द गिरा क्रिया विशेषण है के। तो यहाँ जो भी उदाहरण दिए गए हैं उसमें धीरे धीरे, आटे आटे, हेंटे, भीतरे, ये जो शब्द है ये सभी क्रिया विशेषण शब्द है, ठीक है।
क्रिया विशेषण के भेद। और अभी पढ़ेंगे हम लोग क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण का 4टा भेद है। क्रिया विशेषण एक अलग से चैप्टर पढ़ना है, इसीलिए मैंने कहा कि परमानंद महतो या फिर चंद्रमोहन महतो की अगर आप व्याकरण देखेंगे तो अव्यय कोई भी चैप्टर नहीं मिलता है, बल्कि वहाँ पे अलग अलग सभी चैप्टर दिए गए हैं। जो भी यहाँ पे अव्यय के भेद हैं, जैसे कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, कारक चिन्ह, इन सब का अलग अलग चैप्टर दिए गए हैं। सभी चैप्टर नहीं, जैसे कि क्रिया विशेषण का भेद यहाँ पे अलग से चैप्टर दिया गया है, कारक का अलग से चैप्टर दिया गया है। तो इन सारे चैप्टर को अलग अलग दिया गया है और उसी को उसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे जिस प्रकार से सारे व्याकरण में दिया गया है। ठीक है, क्योंकि आप समझ करके चलिए, जो भी आपका क्वेश्चन सेट बनाएगा एग्जाम के लिए वो कहीं कोई समिति संगठन करने वाला नहीं है। ठीक है, आपका जो भी क्वेश्चन बनेगा वो जो किताब आप मार्केट से पढ़ते हैं उन्हीं किताब से बनेगा। ठीक है, हमेशा से ही वैसे ही चलते आ रहा है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके देख लेंगे तो सीधा सीधी आप देखेंगे कि किताब से डायरेक्टली क्वेश्चन उठाया गया है, यहाँ तक कि नाम, एग्जाम्पल सेम टू सेम वही छपा रहता है। ठीक है, इसीलिए सारी किताब को मैं पढ़ने के लिए कहता हूँ। अगर आपके पास किताब नहीं अवेलेबल है तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ID या फिर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप मैसेज कर सकते हैं या फिर जाकर के टेलीग्राम जो चैनल है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन और कितना सारे बुक आपको पढ़ना है, बुक लिस्ट, सारा चीज वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, क्रिया विशेषण के भेद में हम लोग पहला देखते हैं कालवाची क्रिया विशेषण। जे क्रिया विशेषण गिला ले कोनो काम केर होएक समय केर पता चलेला से गिला के कालवाचक क्रिया विशेषण कहल जाएला। तो कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण वैसे क्रिया विशेषण को कहते हैं जैसे कि काल से ही आपको पता चल रहा है कि समय का पता चलता है। काल मतलब समय, ठीक है, समय का पता चलता है। तो यहाँ पे वैसे क्रिया विशेषण को हम लोग कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का समय का पता चलता है, अर्थात कि क्रिया अभी हुआ है कि बाद में हुआ है या फिर कल हुआ था। तो इस प्रकार अगर समय का कहीं से हमें पता चलता है तो हम उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे उनकी तोय काइल मोर घर आबे, ससुर घर कबे जाब, एकोन भात तियोन नी सीज आहे, तोर लेख मोय पहले आलोम, यह निहारे जैसे कि आज, काल, तुरुत, तुरंत, बादे, पेछू, आगू, ये सब क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह काल का बोध हो रहा है। जैसे कि तो काल मोर घर आवे, ये जो काल है, तुम कल मेरे घर आओगे। तो ये जो है यहाँ पे सेंटेंस में अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो काइल जो है ये कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि इसमें समय का बोध हो रहा है। ससुर घर कोबे जाब, जैसे कि यहाँ कोबे है, जाबा क्या है? क्रिया है और उसका विशेषता बता रहा है कोबे, और कोबे से हमें पता चल रहा है समय का, अर्थात ये कब जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसमें डायरेक्टली इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि आपको उदाहरण दे दिया जाएगा, 4 उदाहरण, उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा कालवाचक क्रिया विशेषण है, या फिर क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा जैसे कि काइल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा, ये पूरा सेंटेंस दिया जाएगा, इसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि अंडरलाइन जो किया गया है वो कौन सा क्रिया विशेषण का भेद है। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, खास करके CGL में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, उदाहरण को देख लीजिएगा, उदाहरण से बहुत अधिक क्वेश्चन बनता है, डायरेक्टली उदाहरण को छाप दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जे क्रिया विशेषण गिला ले क्रिया संपन्न होए स्थान के पता चलेला उगला के स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहल जाएला। जिन क्रिया विशेषण के स्थान का पता चलता है, अर्थात कि क्रिया के स्थान का पता चलता है कि क्रिया जो घटित हुआ है वो किस स्थान पे घटित हुआ है, उसको हम लोग स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तोर बाप इठिन बोइसुन, तोरे छुआ ना बोइसा, हुआ ना बोइसा। यहाँ पे इठिन जो है, यहाँ बैठो, कहाँ पे बैठो? यहाँ बैठो। तो यहाँ पे इठिन जो है ये स्थान का बोध करा रहा है, इसीलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। उसी प्रकार हुआ, वहाँ मत बैठो, तो यहाँ पे स्थान का बोध करा रहा है। हमरे यहाँ बोइसो होते हैं, वो कहाँ ले गुल्लोक, तो ये सब जो है स्थान का बोध करा रहा है, इसीलिए यहाँ पे हिया, हुआ, जहाँ इत्यादि स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। दिशावाचक क्रिया विशेषण। जे क्रिया विशेषण गिला ले कोनो काम केर होएक दिशा केर पता चलेला से क्रिया विशेषण गिला के दिशावाचक क्रिया विशेषण कहल जाएला। दिशा अर्थात कि किसी दिशा का बोध करता है उसे हम लोग दिशावाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। याद रखेंगे, क्रिया का विशेषता बताता है तथा ये बताता है कि क्रिया का जो घटित हो रहा है क्रिया वो किस दिशा में घटित हो रहा है, तो उसे हम लोग दिशावाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे कि हिंदे, हुंदे, जोंदे, दहिना बटे, नेगा बाटे, इपार, उपार इत्यादि दिशावाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि हिंदे, यहाँ, वहाँ, कहाँ, फिर दाहिना बटे दाहिना,
नेगा बाटे, ठीक है। बायां, नेगा अर्थात कि बायां, ठीक है, इपार उपार। तो ये सब जो है दिशा का बोध करा रहा है, इसीलिए हम लोग इसे दिशावाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्थितिवाचक क्रिया विशेषण। जे शब्द गिलाले काम या फिर क्रिया हो एक स्थिति के पता चलेला से गिला के स्थितिवाचक क्रिया विशेषण कहल जाएला, ठीक है। अर्थात कि किसी भी क्रिया का स्थिति का पता चलता है, उसे हम लोग स्थितिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थिति अर्थात जैसे किस स्थिति में वो क्रिया हुआ है, जैसे कि हेंटे, ऊपरे, धूरे, बाहर, भीतर, ये सब स्थितिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ध्यानपूर्वक अगर आप देखेंगे तो इसमें दिशावाचक क्रिया विशेषण भी है, जैसे कि ऊपरे या फिर नीचे, धूरे, तो दिशा का भी कुछ कुछ बोध हो रहा है। तो कहीं कहीं ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार का भेद होगा, कहीं कहीं दो प्रकार का भेद भी हो सकता है। तो स्थितिवाचक क्रिया विशेषण याद रखेंगे, जिसमें आपका स्थिति का बोध होता है उसे आप स्थितिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे, जैसे कि हेंटे, ऊपरे, पासे, धूरे, बाहर, भीतर इत्यादि। संबंध बोधक क्रिया संबंध बोधक अव्यय। उसके बाद ये तो क्रिया विशेषण का भेद, चार भेद हो गया। कौन कौन सा? चार भेद: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दिशावाचक क्रिया विशेषण और स्थितिवाचक क्रिया विशेषण। अब हम लोग अव्यय के दूसरे भेद पे आते हैं, संबंध बोधक अव्यय। जे शब्द गिला संज्ञा चाहे सर्वनाम केर बादे प्रयोग आय के संज्ञा चाहे सर्वनाम केर संबंधवाच्य केर अन्य शब्द गिला संगे बताइला उगला के संबंध बोधक शब्द कहल जाइला। कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि संज्ञा या फिर सर्वनाम शब्द के बाद आता है तथा वो संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ दर्शाते हैं। वैसे शब्दों को संबंध बोधक अव्यय हम लोग कहते हैं। जैसे उनकी तामाड़ केर आगुए रड़गांव आहे, तामाड़ केर आगुए रड़गांव आहे, बारिंदा पेछुए दुलमी आहे, गाछ ऊपरे चोरोय गिला चेरे बेरे करोत रोही, ठीक है। तो यहाँ पे जो आगुए है, पेछुए है या फिर चोर, यहाँ पे ऊपर है, ये सब क्या है? संज्ञा, जैसे कि तामाड़ के बाद आ रहा है और वो क्या कर रहा है? अन्य जो वाक्य के शब्द हैं उनके साथ इसका संबंध दर्शा रहे हैं। तमाड़ का जो संबंध है वो रड़गांव के साथ दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पे ये संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे कि यह निहारे, निहारे पास, दूर, हेंटे, पोहिल, बाद, अलावे, दारा, खातिर, लागिन, वास्ते, कारण, निहार, भरोसा, समान, बदले, विपरीत, जारिये, ये सब क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि संबंध बोधक अव्यय है। अब ये संबंध किसका दर्शाएगा? सबसे पहले तो या तो संज्ञा आएगा या फिर सर्वनाम आएगा। सर्वनाम के बाद या फिर संज्ञा के बाद शब्द आते हैं और वे वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दर्शाते हैं। जैसे कि तमाड़, ये संज्ञा है और इसके बाद आ रहे हैं आगुए और इसके संबंध रड़गांव के साथ हो रहा है। तो संज्ञा या फिर सर्वनाम के बाद आकर के अन्य शब्दों के साथ संबंध दर्शा रहे हैं, वैसे शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। बारिंदा पेछुए दुलमी आहे, बारिंदा इसके बाद आ रहा है और इसके साथ संबंध, दुलमी के साथ संबंध दर्शा रहे हैं, तो ये संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का अव्यय का भाग है समुच्चय बोधक। जे शब्द गिला कोनो वाक्य चाहे पद के संबंध कोनो वाक्य चाहे पद संग जोड़ेला से शब्द गिला के समुच्चय बोधक शब्द कहल जाएला। समुच्चय बोधक अर्थात कि ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों या फिर दो शब्दांश, माफ कीजिएगा, दो वाक्यों या फिर जो वाक्य खंडों को जोड़ने का काम करता है या फिर दोनों में संबंध स्थापित करने का काम करता है, उसे हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जे शब्द गिला कोनो वाक्य या तो वाक्य होगा या फिर कोई पद का संबंध वाक्य के दूसरे चीजों के साथ करते हैं या फिर दूसरे वाक्यों के साथ करते हैं, उसे हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उनकी आर का उपयोग आप किस लिए करते हैं? दो वाक्य या फिर दो वाक्यांशों को ऐड करने के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, राम जाइला आर राम खाइला, ठीक है। तो आर का संबंध यहाँ पे दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहा है। उसी प्रकार एवं, वो, या, की, चाहे, सेते हैं, परंतु, किंतु, मगर, न, बरच, की, बल्कि, किंबा, अथवा, ये सब जो शब्द है दो वाक्यों को या फिर पदों को जोड़ने का काम करता है या फिर संबंध दर्शाने का काम करता है, तो ऐसे शब्दों को हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक अव्यय। जे शब्द गिला लेख
खुशी, उदासी, निराशा, घृणा, आश्चर्य, विस्मय इत्यादि के बोध होइला से गिला के समुच्चय बोधक अव्यय कहल जाएला। समुच्चय बोधक तो सभी को पता होगा, हिंदी में भी आप पढ़ते हैं और सेम टू सेम इसी में भी है। ये शब्द गिला खुशी, जिसमें खुशी या फिर उदासी या फिर निराशा, अचानक कोई चीज़ हो जाता है, आश्चर्य, विस्मय इत्यादि को दर्शाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। वैसे शब्दों को विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे कि वाह वाह, वाह वाह, धन्य धन्य, जय, सवाइस, ओह, ठीक है, हो, जी, चुप। ये सब कुछ ऐसे हैं जो कि आश्चर्य को दर्शाने के लिए या फिर खुशी या फिर अचानक से कोई कुछ हो जाता है, विस्मय को दर्शाने के लिए, उदासी, निराशा, घृणा, इन सभी चीज़ों को दर्शाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसे विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने 5 जो अव्यय के भेद थे उसे पढ़ लिए। छठा भेद है कारक। ठीक है, कारक के बारे में इसमें नहीं दिया गया है, कारक के बारे में पहले ही चैप्टर था, 10वां चैप्टर में कारक के बारे में था। तो कारक को हम लोग तीनों ही व्याकरण में अलग अलग देखेंगे, क्योंकि परमानंद महतो का व्याकरण और चंद्रमोहन महतो का जो व्याकरण है उसमें अव्यय देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अव्यय नहीं दिया गया है, अर्थात कि अव्यय का कोई चैप्टर नहीं दिया गया है, उसमें अव्यय के जो भी भेद हैं उसको अलग अलग करके दिया गया है। तो अलग अलग करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि कारक है, कारक बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है और बड़ा चैप्टर है। इसमें तीनों ही व्याकरण के जो भी कारक के भेद दिए गए हैं, तीनों ही व्याकरण में कारक के भेद को देखेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में इसे हम लोग कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इसी प्रकार झारखंड से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है जो कि चैप्टर वाइज हम लोग का चल रहा है उसके लिए, और अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। लोक कहानी, व्याकरण, इन सभी से संबंधित अलग अलग प्लेलिस्ट है, तो उन सभी को जरूर देखें। आज के इस वीडियो में इतना ही, और हमारे बाउंड टू एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। अगर आपको बुक का PDF चाहिए तो नीचे आपको टेलीग्राम ID का लिंक मिल जाएगा, या फिर जाकर के सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में @bound2education, @bound2education डायरेक्टली मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। आपके लिए एक ऑफर है, सभी बुक लगभग 32 बुक्स है जो कि आपके सिलेबस के अनुसार 30 बुक्स, किसी भी प्रकार के मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, MA, जितना दूर का आपको सिलेबस, जितना भी एग्ज़ाम है सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। 32 बुक्स आपको मिल जाएंगे। ओनली 300 रुपीज़ लगेंगे, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा और ऑब्जेक्टिव के किताब भी मिल जाएंगे। अगर आप 32 बुक्स मार्केट में लेने जाते हैं तो लगभग 6,000-7,000 आपको पड़ जाएगा। तो देखिए, रीजनल लैंग्वेज है, आप PDF से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको PDF लेना है तो नीचे टेलीग्राम ID के जो लिंक दिया गया है उसमें जाकर के मैसेज कीजिएगा, या फिर WhatsApp में भी मैसेज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।